हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्ट मैथ्स क्लासेस। ये मेरा सेकंड लेक्चर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे, उनका सॉल्यूशन निकाला था। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से और आपके टोटल क्वेश्चन से बेटा इसमें 15। तो आज यानी कि 7 क्वेश्चन हमारे पास है, ये 7 क्वेश्चन हम आज करेंगे। और आपको जो आपने पहली वीडियो देखी, जो पहला लेक्चर था, उसमें आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। और जो बच्चे 11th-12th में हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आपका इस वीक के एंड में भी एक या दो चैप्टर्स की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्लास 12 का मैंने पहला चैप्टर लिया है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उसकी 3 या 4 लेक्चर है बेटा, ठीक है ना। तो वो मैं आपके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building is 60 degree। कहने का मतलब है एक तो टावर है और एक क्या है, बिल्डिंग है। अब यहाँ पर ये गिवन नहीं है बेटा कि टावर कौन सा है और बिल्डिंग कौन सी है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये मत सोचना कि हमेशा टावर ही बड़ा होता है, कभी कभी बिल्डिंग भी बड़ी हो जाती है। अब आप कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ी, उसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग के टॉप को हमने देखना है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं भी बता रहा हूं कि ये मैं ले रहा हूं टावर और ये मैं ले रहा हूं आपका बिल्डिंग। ऐसा क्यों ले रहा हूं इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दे तो रखा नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ी है। देखो वो कह रहा है कि अगर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को अगर आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर के टॉप को अगर मैं देखता हूं फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द एंगल ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, अच्छा ठीक है, सॉरी बेटा। कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द टावर का फुट ये है, तो यहां से कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, थोड़ा उल्टा हो गया था। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से बन रहा है 60 डिग्री। अब देखो हमें कैसे पता चला कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब टावर के बेस पे फुट पे आप हैं, आप जब बिल्डिंग को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि आपको अपनी गर्दन थोड़ी सी हल्की उठानी पड़ी, मतलब तो 30 डिग्री का एंगल बना। और जब आप टावर को देख रहे हैं बिल्डिंग के फुट से तो 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि थोड़ी सी गर्दन और ज्यादा ऊपर उठेगी, यानी कि और ज्यादा एंगल बना। अब आप गर्दन कब ज्यादा उठाओगे? जब आप ज्यादा बड़ी चीज को देखोगे, है ना, जिसकी हाइट ज्यादा हो। तो यहां से क्लियर हो गया कि टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटे, क्योंकि टावर को टॉप को देखने पे ज्यादा एंगल बन रहा है और बिल्डिंग के टॉप को देखने पे कम एंगल बन रहा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, हो सकता है 2 ट्रांसमिशन टावर दे दे आपको। अब अगर दोनों टावर हो गए तो आप कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो जिसको देखने पे ज्यादा बड़ा डिग्री, ज्यादा मतलब एंगल ज्यादा बन रहा हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट बड़ी है, और जिसको देखने में टॉप को देखने में छोटा एंगल बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट छोटी है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन इतना ही था। और इसमें आगे क्या कह रहा है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर आपको दे रखा है ये 50 मीटर बेटा लंबा है, 50 मीटर हाइट इसकी 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको मैं मान लेता हूँ h मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे कल भी बताया था कि शॉर्ट में आपको लैंग्वेज जरूर लिखनी है। जैसे इसमें अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो आप लिखेंगे कि लेट PQ बी अ टावर, है ना, एंड AB बी अ बिल्डिंग, ठीक है। PQ टावर हो गया, AB बिल्डिंग हो गई, है ना। सच दैट PQ इज इक्वल्स टू 50 मीटर हो गया, लेट कर लिया कि AB इज इक्वल्स टू h। आल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree and the angle of elevation to the top of the building from the foot of the tower is 30 degree। इतना लिख दिया, सफिशिएंट है। और इसके अलावा इसको BQ को आपने x और कंसीडर कर लिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो दोनों में एक ही में ही काम आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल, बल्कि इसको ले लो पहले, x की वैल्यू निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल PQB, है ना, PQB में अब देखो PQB में क्या आपको दिख रहा है? 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास नहीं है। और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर एंड बेस tan के फॉर्मूले में आते हैं, तो आपने लगाया कि tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 50 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 होती है। यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3 मीटर। चाहे तो आप यहीं पर रेशनलाइज कर लो, चाहे बाद में जब आप h निकालो तब उसमें रेशनलाइज कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल x की वैल्यू आ गई है। अब मैं ले रहा हूं h की वैल्यू के लिए, मुझे क्योंकि x की जरूरत पड़ती है वो आ चुकी है। अब देखो
इन ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल लिया ए क्यू बी, है ना, यहाँ पर भी आप देखेंगे tan 30 डिग्री लग रहा है। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो गया h और बेस हो गया x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बल्कि h की वैल्यू निकालनी है ना, x अपॉन √3 आ जाएगी h की वैल्यू। अब यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू लगा दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो x कितना है देखो 50 अपॉन √3, ये तो आपने लगाई x की वैल्यू, अपॉन में √3 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 50 अपॉन 3 मीटर। अब चाहे तो इसे आप पॉइंट में निकालो, और आई थिंक कि आपकी बुक में जो है ये जो है 3 1 3 2 20 3 6 18 ऐसे होल पार्ट में दे रखा है ना, फ्रैक्शंस में दे रखा है। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। आप चाहे तो पॉइंट में निकाल लीजिए, चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, है ना। एक रोड है और रोड के दोनों तरफ, मतलब रोड के इस किनारे पर एक ये पोल खड़ा है और इसके बाद भी देख लो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, फ्रॉम द पॉइंट नहीं है ना। दो पोल खड़े हैं तो आपने दोनों पोल ले लिए। एक पोल तो हो गया आपका ए बी और दूसरा पोल हो गया पी क्यू। दोनों की हाइट इक्वल है बेटा, ठीक है। ये रोड है बेटा बीच में विच इज 80 मीटर वाइड, और ये जो रोड है ये 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन them on the road the angle of elevation of top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि बीच में एक पॉइंट लो। अब ऐसा लेना है कि एक पोल को देख रहा हूं तो 60 डिग्री के एंगल बने और दूसरे पोल को देख रहा हूं तो 30 डिग्री के एंगल बने। अच्छा अगर बेटा मैं यहाँ पर अगर वो पॉइंट मान लेता हूँ, मान लिया कि R पॉइंट है, ठीक है। तो आप देखना, हाँ ये वाला एंगल एक तो ये है और एक बन रहा है ये। तो आप खुद सोचो, जब आप जिस बिल्डिंग के जैसे मान लो कि दो पोल खड़े हैं, आप अगर पोल के पास जाओगे और पोल को टॉप को देखने की कोशिश करोगे तो आपको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी। कहने का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। और अगर पोल एक दूर खड़ा है, एक पोल इधर है एक पोल इधर मान लो, है ना, अगर आप पोल से दूर खड़े हो उसके टॉप को देखते हो तो आपको गर्दन कम झुकानी पड़ेगी। अब मैं इसके पास आ गया तो इस पोल के टॉप को अगर मैं देख रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन गर्दन ज्यादा उठानी पड़ी है ना। तो यहाँ पर आपका दे रखा दो एंगल थे बेटा, एक को देखने पे बन रहा है 30 डिग्री का, एक को 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री वाला एंगल ये ले लो, और यहाँ पर हम क्योंकि इस पोल से थोड़ा दूर खड़े हैं, है ना, ये तो पास में आ गया, ये आपका 30 डिग्री है। तो ऐसे आप डिसाइड करेंगे कि मतलब पता चला 30 60। हालांकि वैसे देखा जाए तो कैलकुलेशन में कोई फर्क, वैसे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आंसर सेम हो सकता है लेकिन सही तरीका यही है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको दोनों के इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना पोल से, अब मान लिया कि ये जो पॉइंट है आर, ये यहाँ से तो x मीटर दूर है और यहाँ से कितने मीटर दूर है बेटा, y मीटर दूर है। वो तो आप खुद भी देख लेंगे, जब x आ जाएगा तो भाई y का मतलब 80 माइनस x कर लो तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। और पोल की हाइट पूछना, लेट कर लिया कि पोल की हाइट h, दोनों क्योंकि सेम हाइट के हैं तो एक को h ले लिया तो दूसरा भी h होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज में वही कि लेट पी क्यू एंड ए बी बी द पोल्स ऑफ सेम हाइट, है ना, से कर दिया कि h जो है हाइट है, एंड लेट r बी द पॉइंट which is at a distance x मीटर from the first pole and y मीटर या 80 माइनस x भी आप लिख सकते हो from the second pole, ठीक है। और यही एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो शॉर्ट में लिख दिया करो, सच दैट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ए आर बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल लेते हैं, चलो कोई सा भी ले लो। पहले मैं पहले इधर वाला ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी आर परपेंडिकुलर और बेस ही हमें गिवन है तो हमने क्या लगाया tan। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, तो ये आ जाएगा √3x इज इक्वल्स टू h। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। निकालना मुझे यहाँ पर दोनों ही है, x भी निकालना है और h भी निकालना है। चलो दूसरे ट्राइंगल में अगर मैं आया तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन y, ठीक है। या y को 80 माइनस x भी आप लिख सकते हैं, बल्कि लिखने ही वाला हूँ मैं, ठीक है। y को यहाँ पर आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू है 80 माइनस x, ठीक है ना। नहीं तो 2-3 वेरिएबल दिख रहे हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा। tan 30 आ गया आपका 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल्स टू h√3 हो गया। y के सामने क्या लिख सकते हो आप, 80 माइनस x। 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h√3। ये दो इक्वेशन हो गई बेटा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो h की वैल्यू है ना, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये पूरा h की वैल्यू जब आप पुट करेंगे x की टर्म में है तो ये x की टर्म में आ जाएगा, ये ऑलरेडी x में है
तो आपका आंसर आ जाना है। तो कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एच के प्लेस पे आपने लिखा √3x और ये √3 आपके पास है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 80 इज इक्वल्स टू आ गया 4x और x की वैल्यू आ गई आपको 80/4 यानी कि 20। और देख लो आप, मैंने कहा था ना ये वाला पॉइंट इसके पास है, ये वैल्यू x कितना है, यानी पहले पोल से जो वो पॉइंट है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे है और वही पॉइंट फिर सेकंड पोल से कितना होगा 80 में से 20 माइनस कर लो यानी कि 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आई थिंक अब आप लिख सकते हैं कि ये जो इसकी डिस्टेंस है कितनी हो गई यहाँ पे बेटा 20 और सेकंड पोल से कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। TV tower stands vertically on a bank of a canal, ठीक है, from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। बेटा एक मिनट है, बस एक मिनट पॉज लूंगा। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। क्या कह रहा है कि एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड है वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। ओके, एक कैनल है उसके किनारों पे, ठीक है ना। यहाँ पर बैंक कौन सा हुआ, SBI या PNB? यहाँ पर बैंक का मतलब है कैनल का किनारा जो होता है, ठीक है, किनारे को कहेंगे हम यहाँ पे बैंक, ठीक है ना। तो समझ लीजिए क्वेश्चन कौन सा है। टीवी टावर, क्वेश्चन नंबर 11। एक टीवी टावर जो है कैनल है एक, ये मान लो कोई कैनल है, इसके दोनों तरफ टीवी टावर खड़े हैं साहब। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल एक बैंक पे, मतलब एक किनारे पे तो टीवी का टावर है, ठीक है, PQ हो गया, टीवी टावर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो दूसरा किनारा है इस पे कोई पॉइंट अगर मैं लेता हूं डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। तो इसको देखने पर जो ये टावर के टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, दोबारा समझा दूं कि ये जो AQ है ये कैनल है, कैनल के एक किनारे पे तो जो है ये टीवी टावर खड़ा है और दूसरे किनारे के किसी पॉइंट से अगर मैं इसके टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो 60 है, अब वो कह रहा है कि इससे 20 मीटर दूर, लो एक और ले लिया मैंने पॉइंट 20 मीटर दूर यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन उसी टावर के टॉप का ये 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इधर को जाएंगे या इधर को जाएंगे। आप खुद सोचो, जैसे जैसे आप टावर के पास आओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि क्या दे रखा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात आप दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, आपको हाइट निकालनी है टावर की तो h हमने लेट कर लिया और विड्थ निकालनी है कैनल की। तो देखो कैनल यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है, इतनी चौड़ी है, ठीक है, तो यानी कि h और x हमको निकालना है। कुछ नहीं, मेन क्या है, फिगर आपकी सही बन जाए तो समझ लो कि क्वेश्चन आपका हो जाएगा आराम से। तो चलिए पहले इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। लिखना क्या लिखना है कि लेट PQ बी ए टीवी टावर, है ना, ऑफ हाइट h मीटर, also the length, let the width of the canal is x meter, है ना। let A be the point opposite, A be the point on the opposite bank of the canal, from where the angle of elevation to the top of a tower, या इतना ना भी लिखोगे ना, from the elevation या from ये जो angle of elevation बन रहा है such that लिखो आप, such that angle PAQ is equals to 60 meter, let B is the another point which is at a distance of 20 meter from A, such that the angle PBQ is equals to 30 degree। ठीक है बेटा, अब आ जाओ आप इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ PAQ में, तो PAQ में कितना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x। tan 60 की वैल्यू √3, h/x आ गया, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से √3x, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड ट्राइंगल में आओ, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है देखो ना PBQ। तो इन ट्राइंगल PBQ में आपने देखा 30 डिग्री का एंगल है तो tan 30 आपने लगाया, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h और बेस कितना हो गया बेटा 20 + x। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि अभी ये वैल्यू ना अभी मत लगाया करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तब आप वैल्यू लगाया करो। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आती है, tan 30 1/√3 h/20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने देखा कि बच्चे यहाँ पर ज्यादा गलती करते हैं, √3। अब वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू है ना, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो 20 + x तो ठीक है, h के प्लेस पे आपने लिखा √3x और ये √3 ऑलरेडी चल रहा है,
तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x, अंडर रूट थ्री एक्स हो गया, x एक साइड लाया तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस में आ जाएगा नहीं, तो 3x में से 1x माइनस करोगे तो 2x आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू हो गया 20/2 यानी कि 10, दैट मीन्स 10 मीटर। तो ये तो बेटा विड्थ आ गई कैनल की कि 10 मीटर है। रही बात हाइट की, तो ये है बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप पता है कि हाइट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 इंटू एक्स है, एक्स की जगह 10 रखा तो यानी कि 10 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपकी हाइट भी आ गई बेटा टावर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि 7 मीटर एक बिल्डिंग है, तो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो लो ए बी हो गया आपकी बिल्डिंग, इसको हाइट दे दी इसने 7 मीटर। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर फ्रॉम, हाँ तो इसके टॉप से, चलो थोड़ा सा नीचे को ले लेता हूँ, लो ये बिल्डिंग हो गई है ना आपकी ए बी। अब कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से आपको केबल टावर के टॉप को देखना है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि टावर जो केबल का है ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भाई, क्योंकि देखो बिल्डिंग से बड़ा क्यों है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से आप इसके टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब ऊंचा होगा, टावर जो है ऊंचा होगा। तो ये आपको दे रखा बेटा 60 डिग्री है, तो चलिए ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको कुछ मान लो आर मान लो थोड़ी देर के लिए। ये आपका पी क्यू जो है ना, ये पूरी ये आपका केबल टावर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से ही अगर मैं केबल टावर के फुट को देखता हूँ ए पॉइंट से ना, तो जब आप देखेंगे तो ये तो आ गई लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल आपको दे रखा है कि 45 डिग्री का है, और अगर ये 45 होगा तो ये 45 डिग्री का होगा। यानी कि अब पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और मैंने बताया भी था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन शो तो हम करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से सेम ट्रायंगल आ जाएगा आपको, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो चलो ये तो पता ही चल गया कि यहाँ से यहाँ तक तो चलो भैया 7 ही होगा, बस ये और निकाल लेंगे h। ठीक है, और अगर h निकाल लेंगे तो 7 में h ऐड करूंगा तो पूरी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक, तो यानी कि कुल मिला के हमें h निकालना है, उसके बाद पूरी हाइट निकल के आ जाएगी। इसको x सेलेक्ट कर लो बेटा, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि बिना इसके हम निकाल भी नहीं पाएंगे। तो पहले इस ट्राइंगल से x निकाल लो। देखो इन ट्राइंगल ए क्यू बी में आपने देखा tan 45 डिग्री लग जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7/x। ठीक है, हाँ ये क्या था बेटा, ये बिल्डिंग है आपकी, लिख जरूर देना हाँ कि ए बी आपने क्या लेट किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि कई बच्चे फिगर बनाते हैं कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, अब वो टीचर का काम रह जाता है फिर कि केबल टावर कौन सा और बिल्डिंग कौन सी है छाटना। ठीक है, तो ऐसा मत करना, अननेसेसरी अपने मार्क्स मत कट करवाना। ठीक है, ये हो गया आपका केबल टावर। तो ये लैंग्वेज में लिख देना कि लेट ए बी बी बिल्डिंग एंड पी क्यू बी केबल टावर। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग के बारे में लिखा सच दैट ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, है ना। और क्या कह सकते हो, यही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ टू द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। इतना लिख दिया। आल्सो लेट क्यू बी इज इक्वल्स टू एक्स, जो भी चीज़ आ रही है इसमें उसके बारे में जरूर लिख देना। तो tan 45 की वैल्यू बेटा 1, तो 7/x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा आपका 7 मीटर। चलिए साहब x आ गया। अब ऊपर वाले ट्राइंगल से h आ जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका PRA में आपको पता है कि tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h है आपका, बेस आपका x है, tan 60 की वैल्यू √3 यानी कि h/x, h की आपको वैल्यू निकालनी है, x इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो x √3, और x की वैल्यू आपको पता है 7 है, तो ये आ जाएगा बच्चों 7/√3 मीटर। ये लो हाइट भी आ गई, हाइट ही शायद इसमें पूछा था। अच्छा h निकल गया है ना, तो हमें क्या पूछा है, हाइट ऑफ केबल टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर, तो कितनी है बेटा हाइट, h+7 था, है ना, h+7 मीटर। h के सामने आपने लिखा 7/√3 + 7 मीटर, यहाँ से 7 चाहे आप कॉमन कर सकते हैं, तो यू विल गेट 7/√3 + 1 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट आपको दे रखी है
यहाँ पर आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि जब हाइट मैंने कहा था गिवन होगी तो आपको शो करना पड़ेगा कि लड़की की हाइट भी शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मान लो कि ये लड़की है, देखो ए भी एक लड़की हो गई और इसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक। Spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। अब वो एक बलून को देखती है, बलून ये है बेटा, P पॉइंट पे बलून है, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है 88.2, ये पूरी हाइट दे रखी है 88.2, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब लड़की यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से देख रही है बलून को, ठीक है। और ये बलून क्या है, हॉरिजेंटल जा रहा है, मतलब अभी P पॉइंट पे, तो थोड़ी देर बाद मान लो कि ये Q पॉइंट पे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। हमें दे रखा है कि शुरू में जब वो लड़की इस बलून को देखती है तो उस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई आंख यहाँ पे होगी उसकी, तो ये एंगल था 60 डिग्री का। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद अब उसकी आंख से, है ना, उसकी आंख यही है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि चलो जो बलून है वो दूर को जा रहा है, भाई अगर पास को आता तो 60 था तो और मतलब सर गर्दन और उठानी पड़ती तो और बड़ा एंगल होता है, तो यहाँ पर दे ही रखा है कि 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको बताना है कि बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो देखो बलून यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसने x डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, ये x तो ये भी x ही होगा, और इसको चलो y मान लेते हैं, ठीक है। अभी जो लड़की की हाइट है ना, इसका काम क्या है, देखो ये टोटल हाइट आपकी 88.2 थी, उसमें से 1.2 माइनस कर दो तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ जाएगी, और जो हाइट ये होगी वही हाइट ये भी होगी, ठीक है। Q इसको मान लो R, इसको मान लो S, इसको T, कुछ भी लिया करो बेटा, M बाकी है, ठीक है। तो 1.2 ये है तो 1.2 ये भी होगी, 1.2 मीटर। टोटल आपको दे रखी है बच्चों 88.2, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से और यहाँ तक की, तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, तो 88 माइनस 1 ये हो जाएगा 87 मीटर, 0.2 माइनस 0 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 87 है तो P से लेकर R तक भी आपका कितना आ जाएगा 87। सिंपल बेटा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है, x, जो बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, बलून यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस देखो सेम होगी, ठीक है। तो यानी कि आपको x निकालना है, लेकिन x बिना y के नहीं निकलेगा। तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा लिया आपने, PAR में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 87 है, ठीक है, इसमें ये 87 है अपॉन y, तो tan 60 √3 हो गया 87 अपॉन y, तो √3y इज इक्वल्स टू 87 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 87 अपॉन √3। चाहे तो इसे रेशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो 87 √3 अपॉन √3 3 हो गया, तो 3 2 6, 3 9 27, यानी कि आ गया 29 √3 मीटर, ठीक है। तो ये तो y आया। अब दूसरा ट्राइंगल में अगर लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल QAS, ये ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा tan 30 डिग्री, tan कितना 30 डिग्री किसके इक्वल आया, परपेंडिकुलर आपका 87 है, और बेस की अगर मैं बात करूं तो ये है बेटा x प्लस वाई, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 √3। अब y की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट वन इक्वेशन है, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 29 √3 इज इक्वल्स टू 87 √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 87 √3 माइनस 29 √3, तो यहाँ से इसको माइनस कर लो, 8 तो ये हुआ, और 7 माइनस 2 58 √3 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बलून में बेटा, ठीक है। लड़की तो वहीं पर खड़ी है बस, लेकिन बलून ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था कि इस इंटरवल में जो है बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास, A straight highway leads to a foot of tower। एक हाईवे है, वो टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। तो सुनो बेटा, ये एक टावर है, ये टावर मान लो आप, PQ एक टावर है, ठीक है, और आदमी यहाँ टावर के टॉप में है। अब एक कार, ये जो हाईवे है ना, देखो हाईवे जो है Q पॉइंट तक आ रहा है ना। तो मान लो कि यहाँ पर एक कार थी, आदमी ने देखा उसे, तो उसको दिखा कि भैया इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन चली गई,
एंगल ऑफ डिप को ऑब्जर्व करता है कि कितने डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल ये, तो बेटा ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। फिर क्या करें, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट के पास आ रही है, मतलब टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या होता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लो कार यहाँ पर पहुंच गई 6 सेकेंड के बाद, ठीक है। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल बेटा 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस नहीं दे रखी भाई, इतना आपको गिवन है कि ए से बी तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगे हैं, 6 सेकेंड लगे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको बताना है कि टावर के फुट तक पहुंचने में कार को और कितना समय लगेगा, यानी कि बी से क्यू तक का टाइम आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इतना तो हमें पता ही है कि 6 सेकंड लगे, तो ये डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस में आकर उसे 6 सेकंड, मान लो कि भाई अगर 10 आ गई, 10 मीटर चलने में उसे 6 सेकंड लगे और ये डिस्टेंस आ जाएगी 20 मीटर, तो हम उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे कि जब 10 सेकंड में 10 मीटर को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगे, तो 20 के लिए 12 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे हम। इसकी हाइट मैंने मान ली बेटा टावर की h, आई थिंक टावर की हाइट नहीं दे रही है ना, एक बार देख लेते हैं। स्टैंडिंग टॉप ऑफ द टावर, हाँ हाइट नहीं दे रखी है बेटा, ठीक है। तो चलिए हो जाएगा क्वेश्चन। ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ x और ये वाली डिस्टेंस में मान लेता हूँ y। हमें इतना पता है बच्चों कि y डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 6 सेकंड लगे, ये बात ध्यान रखना। तो देखो इन ट्राइंगल क्या है आपके पास, PBQ में आपने देखा कि tan ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा आपका h/x, ठीक है। तो tan 60 √3 हो गया, ये आ गया h/x। h से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हाइट वाइट तो निकालनी नहीं है, मुझे इन डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो h को तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगा। अभी देखो h की वैल्यू आ गई √3x, तो जहां पर भी अब h आएगा ना, मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा तो h एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी जगह x में चलेगा, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल आप लो, आपने लिया ट्राइंगल दूसरा वाला कि इन ट्राइंगल PAQ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यू कैन राइट tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/ बेस बच्चों इसका x + y है, ठीक है। tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की तो x + y इज इक्वल्स टू h√3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू लगा दो, h हटा दो पूरी तरीके से, तो x + y इज इक्वल्स टू h की जगह आपने लगाया √3x और ये √3 पहले से ही है, तो बच्चों x + y आ गया आपका 3x, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म है, x वाले एक साइड कर लिए, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 2x, यानी कि x कितना आ गया y/2। अरे वाह, कहने का मतलब है y जितनी डिस्टेंस थी ना, x y का आधा है। अब अगर सोचो y मान लो कि 10 किलोमीटर था, ठीक है, दिया तो नहीं है, तो 10 किलोमीटर के लिए हमें 6 सेकंड लगे, ठीक है। अब गाड़ी क्या यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, क्वेश्चन में गिवन है आपके। तो x कितना है, अगर ये मान कितना कहा मैंने अभी 10 किलोमीटर का, तो ये 5 किलोमीटर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेशन कह रही है कि जो x की वैल्यू है y का आधा है, तो 5 किलोमीटर को कितना लगेगा, जब 6 सेकंड इसे लगे तो ये तो डिस्टेंस आती है ना, तो यानी कि उसको 3 ही सेकंड लगेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको और तरीके से करना चाहो तो देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा और देख लीजिएगा। हमें क्या दे रखा है, सिंस द टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू कवर y माना है, y मीटर डिस्टेंस, y मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा बच्चों, 6 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 मीटर को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 6/y, है ना, यही टाइम टेकन बाय कार टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस, कितना आ जाएगा बच्चों, 6/y सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है, x डिस्टेंस, सो टाइम टेकन बाय कार, टाइम यही आ जाएगा टेकन बाय कार टू कवर x मीटर डिस्टेंस। अब सुनो बेटा, 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना सेकेंड लग रहा है, 6/y, तो x मीटर को कितना लगेगा, x से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा 6/y इंटू एक्स की वैल्यू, अभी भी मैंने निकाली है y/2, y से y कट गया, 2 3 जा 6, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि x इज हाफ ऑफ y, है ना, सिंस द डिस्टेंस x इज हाफ ऑफ y, सो y के लिए टाइम कितना देगा, 6 सेकेंड। सो टाइम टेकन बाय कार
टू रीच द फुट ऑफ द टावर विल बी 6/2, दैट मीन्स 3 सेकेंड। ठीक है, तो चाहे ऐसे करो चाहे यहीं से समझा दो कि क्या करना है, क्योंकि y को ट्रैवल करने में 6 सेकेंड लग रहा है एंड x इज जस्ट हाफ ऑफ y, सो द टाइम टेकन टू कार टू कवर x मीटर डिस्टेंस विल बी द हाफ ऑफ द टाइम टेकन टू कवर y डिस्टेंस। ठीक है, तो 6/2 दैट मीन्स 3 आपका आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चंस जो थे आपके पास, एक ही एक्सरसाइज है और इजी है। मैंने क्या कहा, अब इसी से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना, तो जनरली हम कहाँ पे, अगर हमारी फिगर एकदम आपने सही बना ली तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी को तो सबसे पहले फिगर पे ही जाती है। फिगर सही है तो पहले फिगर में हाफ या 1 मार्क जो भी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग रहता है वो मार्क आपको मिल जाता है उसके बाद। और देखा आपने अगर फिगर सही बनी तो ये तो नॉर्मली 10, 30, 60, 45, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में साइन 30, साइन 45 या साइन 60 कॉस नहीं चली वैल्यू, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टफ नहीं है। मेन क्या है कि फिगर, और इसके लिए क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़े क्वेश्चंस कम है, अब आप सैंपल पेपर आपके पास है, इसके एग्जाम्पल भी है 6 या 7 आपके पास, 7 एग्जाम्पल्स मैं देख रहा हूँ कि बुक में है। तो आप क्या करें, और जब इसका रिविजन करें ना, तो देखो अगर आपकी कैलकुलेशन करें, आप देखें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप इसका रिविजन करें तो इसका रिविजन बहुत जल्दी हो जाएगा। कारण क्या है कि आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप रिवाइज कर रहे हैं तो बस आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिगर बनाई, फिर आपने टैली किया कि आपकी फिगर क्या सही बनी है। अगर फिगर सही बनी है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप अभी इसी बीच कर लीजिए, फिगर सही बनी है तो एकदम आप आंसर यानी कि निकाल ही लेंगे। तो इसीलिए इसका रिविजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस फिगर बना के देखना। कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, आपने फिगर बनाई, फिगर सही बन गई तो इट मीन्स दैट कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मुलाकात होती है एक नए चैप्टर के साथ। आपको मैं अब चैप्टर जो है, बच्चे कह रहे हैं कि ट्रायंगल वाला चैप्टर समझा दीजिए, तो ट्रायंगल वाला चैप्टर आपके पास लेके आता हूँ। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। अगर इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या पर्सनल अगर जानते हैं आप मुझे तो मैसेज और व्हाट्सएप के थ्रू आप बता सकते हैं, तो पहले वही चैप्टर ले लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें और अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक्स टू ऑल।